के एंड के भी पढ़ा था। तो आज हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। देखो, एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन के एंड के बी। भाई देखो, ऐसा है कि अगर बिल्कुल भी लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा आपको कम सुना हुआ सा लग रहा होगा, लेकिन ये लास्ट क्लास में एंड में पढ़ाया गया था। के जो है वो एक्चुअली में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एसिड का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। जो तीनों चैप्टर हम ये पढ़ रहे हैं ये केमिस्ट्री में लगभग सबसे टफ चैप्टर होता है। इसमें काफी ऐसा लगने लगता है कि समझ में कम आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में है ऐसा कि ये सबके साथ होता है, लेकिन उनके साथ कम होता है जो थोड़ा याद रखते हैं हैंड टू हैंड, उन्हें कम ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप इकट्ठा करते हैं इसे तो इकट्ठा करने में प्रॉब्लम आने लगती है। इसमें लंबा चैप्टर है। देखो, एक बेस लिया है मैंने, और आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो टॉपिक जब भी बेस की बात आती है तो हमें कौन से बेस से पढ़ने हैं? भाई हमें टॉपिक आरेनियस और ब्रॉन्स्टेड बेस से पढ़ने होते हैं, लुईस से नहीं। लुईस बेस टॉपिक पढ़ना होता है, लेकिन जैसे ये टॉपिक आ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, तो बेस जो लेना है वो ब्रॉन्स्टेड बेस लेना है या आरेनियस बेस लेना है। अब ब्रॉन्स्टेड बेस और लुईस बेस सेम ही होते हैं, तो इसमें लुईस बेस भी आ गया। तो ये जो बेस है ये बेस का काम तभी करता है जब इसमें पानी मिला हो, तो आप इसे पानी में डालेंगे। तो ब्रॉन्स्टेड बेस कैसा बेस है? ये H प्लस लेता है, H प्लस लेने वाला बेस है। तो मैं इनकी बारीकियों पर ध्यान रखता हूं कि ये क्या चीज कहा जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीछे की हैं और उसे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता है आज। तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस है और मैंने इसमें H प्लस डाला है, और ये बन गया NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस। इसमें से H हट गया है तो ये OH हो गया है, और इसमें H ऐड हो गया है तो ये NH4 हो गया है। तो इसका मैं ये बेस का इक्विलिब्रियम है, ये बेस है। तो बेस का इक्विलिब्रियम है तो मैं के बी लिख देता हूं। बी मतलब बेस है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मगर रिएक्शन बेस के तो बी लिखा हुआ है, और मैं इसे लिख देता हूं NH4 प्लस OH माइनस। लिक्विड हम लिखते नहीं है, आपको याद होगा, सिर्फ एक्वस और गैस। एक्वस और गैस, ये मैंने नीचे लिखा एक्वस, ये केबी लिख दिया मैंने इसका। अब देखो, ब्रॉन्स्टेड ने आपको बताया था, साइड में लिख देता हूं, मैंने इसके क्वेश्चन भी कराए थे आपको। ब्रॉन्स्टेड बेस में आपने ये समझा होगा शायद कि ब्रॉन्स्टेड बेस जो होता है उसमें अगर आप H प्लस ऐड कर दें, ऐड H प्लस, तो ब्रॉन्स्टेड बेस में अगर आप H प्लस ऐड कर दें तो वो एसिड बन जाता है। आपको ना याद हो तो मैंने कहा कि अगर मैं हूं, चाहे मैं बेस हूं या नहीं हूं, मैं हूं, अगर मैं अपने अंदर H प्लस ऐड कर लूं, हाँ सही तो है, ऐड H प्लस सही है। हाँ, तो मैं बेस हूं, और या मैं कुछ भी हूं, बेस हूं या नहीं, अगर मैं अपने अंदर H प्लस ऐड कर लूं तो मेरे पास H प्लस आ जाएंगे, फिर वो H प्लस में दे सकता हूं। तो जब मैं H प्लस दूंगा तो मैं एसिड बन जाऊंगा। तो ये फिलहाल बेस है, लेकिन H प्लस लेने के बाद ये एसिड बन गया। जो रिवर्स में रिएक्शन है उसमें ये H प्लस दे रहा है। तो जो मैं NH4 प्लस ले रहा हूं, यानी बेस मैंने ले लिया है, हमें एक एसिड लेना था, एक बेस, तो बेस मैंने ले लिया था। जो एसिड में ले रहा हूं, ये एसिड NH3 का कॉन्जुगेट
बेस है, ये एसिड NH3 का कॉन्जुगेट बेस है। तो ये जो एसिड है NH3 का कॉन्जुगेट बेस है। तो आपको मतलब जो एसिड और बेस लेना है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी एसिड ले लेंगे और किसी भी बेस का Kb ले लेंगे। अगर आपने किसी एसिड का Ka लिया है, या बेस से समझा रहा हूं मैं, तो किसी बेस का Kb लिया है तो उसी बेस के कॉन्जुगेट एसिड का आपको Ka लेना है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको कितना समझ आ रहा है, लेकिन अगर ना आए तो आप बताना, मैं पहले इसे लिख दूं। अब ये मैंने कॉन्जुगेट एसिड लिया है और मुझे बेस और एक एसिड लेना था, तो मैंने बेस लिया और उसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड लेना होता है इस टॉपिक में। तो ये मैंने एसिड लिया NH4+। तो ये एसिड अगर एसिड का काम करे तो मैं इसे पानी में डालता हूं, ये दूसरी रिएक्शन है जो दूसरे बर्तन में हो रही है, तो ये H+ देगा। तो H+ देगा तो ये बन जाएगा NH3 एक्वस, और ये बन जाएगा H3O+ एक्वस। तो अब मैं इसका लिखता हूं Ka, ऊपर लिखूंगा मैं NH3 और फिर ऊपर लिखूंगा H3O+ डिवाइड बाय NH4+। तो ये मैंने एक एसिड का Kb और उसी के कॉन्जुगेट बेस का मैंने Ka ले लिया है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनके बीच रिलेशन बनाना है, Ka मल्टीप्लाई Kb। तो मैं Ka की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये था Ka NH3 और H3O+ और ये NH4+ मल्टीप्लाई। अब मैं इसका बेस ले रहा हूं NH4+ OH- और नीचे NH3। अब मैंने इससे इसे डिवाइड किया, इससे इसे, तो जो Ka और Kb है उसका प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल है, Ka इंटू Kb, यानी एक एसिड का Ka और उसी के कॉन्जुगेट बेस का Kb, वो एक्चुअली में H3O+ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई OH- की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। ये यहां से आ रहा है। मैंने आपको ये बताया है कि चाहे सॉल्यूशन न्यूट्रल हो, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, H+ और OH- का प्रोडक्ट 10⁻⁻14 ही आता है। तो Ka इंटू Kb न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, डेरिवेशन तो मुश्किल ही आता है पेपर में। न्यूमेरिकल्स में यूज करना है कि हमें Ka एक एसिड का दिया होगा, उसी के कॉन्जुगेट बेस का Kb पूछा होगा, तो K और Kb 10⁻14 होता है। मैं आपको लॉग समझा चुका हूं पहले ही, आप ये नहीं कहेंगे कि ये लॉग मेरे समझ नहीं आया, मैंने कैसे सॉल्व किया। अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो चीज मैं बता चुका हूं पहले उसकी रिकॉर्डिंग भी है और आपने उसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकाला है। तो बार बार जब जब मैं लॉग यूज करूंगा तब तब मैं लॉग आपको समझाऊंगा, तो मैं कैसे आगे चलूंगा। तो मैं लॉग ले रहा हूं दोनों तरफ का, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ का लॉग लेता हूं, नेगेटिव लॉग, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का नेगेटिव लॉग लूंगा मैं। तो ले लो नेगेटिव लॉग, यहां लगाओ नेगेटिव लॉग Ka इंटू Kb। इसे बंद कर लो ऐसे, इससे अच्छा ऐसे कर लो, लॉग Ka इंटू Kb और यहां लगाओ माइनस, और इक्वल्स टू माइनस लॉग, नेगेटिव लॉग लेना है। मतलब उनके कहने का मतलब है ये नेगेटिव लॉग कोई चीज नहीं होती है, ये दरअसल लॉग पे माइनस लगा के रखना है, उन्होंने ये कहा है। अब मैं इसे खोलता हूं तो लॉग का फॉर्मूला ये होता है कि अगर लॉग के अंदर दो चीजें ऐड मल्टीप्लाई में हो, जैसे K और Kb मल्टीप्लाई में है, तो आप इन्हें ऐड कर सकते हैं, लॉग Ka प्लस लॉग Kb ऐसे, और ये तो आंसर आ जाएगा -14। जो 10 की पावर होगी वही आंसर होता है लॉग का।
हमेशा ऐसे नहीं निकलता है। जब लॉग इस फॉर्म में दिया हो 10 की पावर में, तो पावर आंसर होता है -14 और माइनस ये हो गया 14, और यहां आगे लगेगा नेगेटिव। अब आप इसे खोलेंगे तो ये आएगा नेगेटिव लॉग के ए, नेगेटिव लॉग के बी इक्वल्स टू 14। तो माइनस लॉग के को मैं लिख सकता हूं पी के, और माइनस लॉग के बी को मैं लिख सकता हूं पी के बी। तो पी के ए प्लस पी के बी 14 होता है। अगर आपको पी के ए और पी के बी याद नहीं आ रहा है पीएच से, तो मैं इसके लिए एक सोल्यूशन निकालता हूं साइड में, इसे लिखता हूं, पहले मैं देख लूं इसे। तो यहां तक तो देखो लिख तो मैं सीधा ही रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना, इसीलिए मैं बोर्ड सीधा करता हूं बार बार, क्योंकि ये टेढ़ा दिखने लगता है फिर लिखा हुआ सीधा भी। और ये थोड़ा टेढ़ा है, वैसे वैसे भी थोड़ा टेढ़ा लिखा है। इतना तो चलेगा, लेकिन ये इसकी रेल बन गई फिर। आप सुनिए, ये मैं एक बार और बता देता हूं, इसकी चिंता मत कीजिए, ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक ही है। अब ये इसके आगे मैं रुक जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब तक मैं 2 बूंद इंक की और डाल लूं, और यहाँ टिके रहना, क्योंकि मुझे चैप्टर इतना कराना है कि अगली क्लास में वो फिनिश हो जाए। सर वो नीचे लास्ट में पीके और पीके भी लिखा है ना? आप दोबारा लिख रहा हूं ना, उससे मैं कहता रहा हूं दोबारा लिख रहा हूं। थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये वाला भी दिखने लगेगा फिर। तो यहां से मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, पहले मैं आपको ये पी का चक्का समझा दूं। देखो जैसे H प्लस की वैल्यू होती है ना, तो H प्लस की वैल्यू मान लो 10 की पावर -12 है, तो इसका पीएच निकाला जा सकता है। अब यहां पे H आ जाता है, H यहां पे तब आता है जब आप माइनस लगा के, लॉग फॉर्मूला ये होता है, और यहां पर जो है वो H प्लस की वैल्यू लिखते हैं 10 की पावर -12, तो ये पीएच बन जाता है। अब जैसे आपको के ए दिया है, कुछ भी दिया है, 2 गुणा में 10 की पावर -4, तो आपको के दिया है, तो पीके का मतलब है कि आपको इसी वैल्यू को नेगेटिव लॉग 2 इंटू 10 की पावर -4 कर लेना है। सेम आपको के भी दिया है, जैसे 3 इंटू 10 की पावर -5, तो पीके बी का मतलब है कि आपको इसी को लॉग के अंदर लिख लेना है, 3 इंटू 10 की पावर -5। तो ये जो नेगेटिव लॉग के अंदर के, जैसे ये नेगेटिव लॉग के ए, तो ये कह रहा है नेगेटिव लॉग के अंदर के लिख दो तो वो पीके हो गया, नेगेटिव लॉग के अंदर के भी लिख दो तो वो पीके भी हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, हम ये सब कर क्यों रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे इन मेथड से। तो ये मैं एक बार बता रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, एक बार सुन लीजिए, ये के और के बी से। तो ये के था एक एसिड का, के ए एक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोबारा सुनना जो सेंटेंस बोलता हूं, एक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसी के बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसे आ रहा था। तो के ए इंटू के बी 10 की पावर -14 आ रहा है। अब टेकिंग नेगेटिव लॉग, दोनों तरफ का नेगेटिव लॉग ले लो, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड, नेगेटिव लॉग के ए इंटू के बी, ऐसे में ही लिखिए, इससे कंफ्यूजन हो जाएगी, ये पूरा का लॉग है,
तो इसको एक साथ लिखिए ऐसे, नेगेटिव लॉग के इंटू के बी। अब ये हो गया आपका नेगेटिव लॉग 10 की पावर -14। तो लॉग के अंदर अगर कोई वैल्यू 10 की पावर में है तो आंसर भी वही हो जाता है, -14, और ये माइनस लगाए तो 14 यानी 14। ये आपका हो गया लॉग के प्लस लॉग के बी। अब आप नेगेटिव अंदर ले जाइए, लॉग के माइनस लॉग के बी इक्वल्स टू 14। तो नेगेटिव लॉग के ए को बोलते हैं पीके, नेगेटिव लॉग के बी को बोलते हैं पीके बी, और इन दोनों का सम होता है 14। समझ गए? अब ठीक है, ये बताइए जल्दी बताओ, समझ गए ना? यस सर। यस सर। तो अगला टॉपिक समझा रहा हूं, रुकिए एक मिनट। अब अगला टॉपिक है, सबसे न्यूमेरिकल आएगा जी। आपको ये कुछ डेरिवेशन याद रखना है, डेरिवेशन के बीच में जैसे ये फॉर्मूला है, इस पर इसका यूज करना है। तो बड़ा आसान है यूज करना इनका, तो बस ये सर थोड़ी थोड़ी डेरिवेशन चीजें हैं जो करने याद को आती है। बाई चांस आ जाती है। वैसे तो इसके न्यूमेरिकल के अलावा कुछ नहीं आता है, लेकिन डेरिवेशन याद इसलिए करना होता है क्योंकि ये फॉर्मूले तभी तो समझ में आते हैं कि इनका यूज क्या है। और ये तो बड़ा सिंपल डेरिवेशन है, फिजिक्स की तरह थोड़ी है। सर आगे तो वो जो पहले वाले रिएक्शंस है वो भी लिखने पड़ेंगे या सीधा यही लिख सकते हैं? वो तो अगर डेरिवेशन पूछता है वो, भाई मान लो वो ये कहता है कि NH3 और उसके कॉन्जुगेट एसिड के Ka और Kb के रिलेशन को ड्राइव कर लो, ऐसा आता है जो बहुत कम ना के बराबर, और किस्मत ही खराब हो किसी की तो आ जाता है। मेरे को अभी तक ऐसा याद नहीं है डेरिवेशन आया हुआ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अभी मैं आपसे कह दूं नहीं आएगा और आपकी मैडम ने लिख दिया हो तो फिर इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना। सुनिए, एक टॉपिक है, हेडिंग इसकी बड़ी अजीब सी है, डाई बेसिक और बेसिक एसिड एंड डाई एसिडिक और पॉली एसिडिक बेस, ये एक टॉपिक है। देखो इसकी हेडिंग कितनी अजीब सी है। आप ऐसे ही सुनना, आराम से बोलूंगा मैं, अगर आप ज्यादा जल्दी जल्दी करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये हेडिंग समझा दूंगा पहले। जैसे कोई एसिड होता है, तो एसिड में जितने H+ होते हैं ना, वो उतने ही OH- को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे H और OH मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये एसिड कितने OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है? एक, क्योंकि इसमें एक ही H है। इस एसिड में 2 H है, तो ये 2 OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसमें 3 है, 3 H है, तो ये 3 OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये जो न्यूट्रलाइज करने का चक्कर है ना, इसको बेसिसिटी कहते हैं। जैसे मगर एसिड में कितने H+ हैं, इसको कहते हैं एसिड की बेसिसिटी। एसिडिटी नहीं, बेसिसिटी। एक H है तो मोनोबेसिक, यानी ये एक OH को सेटिस्फाई कर सकता है। डाई बेसिक 2 OH को सेटिस्फाई कर सकता है। ट्राई बेसिक 3 OH को सेटिस्फाई कर सकता है। ऐसे ही पॉली बेसिक होता है, और ज्यादा H हो तो लिखा है डाई बेसिक और पॉली बेसिक एसिड। सेम डाई एसिडिक और पॉली एसिडिक बेस, वो कुछ ऐसे होता है जैसे NaOH है, तो इसकी एसिडिटी होती है या एसिडिसिटी, बेसिसिटी या एसिडिसिटी ऐसे बोल लीजिए।
ये मोनो एसिडिक है, इसमें एक ही OH है। जिस बेस में 2 OH है वो डाई एसिडिक है, एंड सो ऑन, जैसे जैसे चलता रहे। ये नहीं लिखना है आपको कि कौन ट्राई बेसिक है कौन, बस ये समझ लिया मैंने। अब मैं इसमें से एक एसिड लूंगा और कुछ समझाऊंगा, जो मैं समझाऊंगा वही टॉपिक है, और देखना क्या टॉपिक है। स्क्रीन बगल में कर लेता हूं, चलो यहां नहीं आएगा ये, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब जैसे एसिड है H3PO4, तो H3PO4 को पानी में डालिए, पानी में ही तो एसिड की तरह बिहेव करेगा ये। तो मैं इसको, इसमें से एक H निकाल देता हूं। कौन सा एसिड है ये आर्सेनियस एसिड है, और ब्रोंस्टेड भी। आर्सेनियस कहता है कि H+ देने वाले एसिड है, ब्रोंस्टेड कहता है प्रोटॉन देने वाले एसिड है सेम ही चीज, प्रोटॉन H+ ही तो है। इससे बनेगा H2, एक H कम हो जाएगा, H2PO4 माइनस, और ये H3 हो जाएगा H3O+। तो इनका जो ये एक्वस है AQ, ये भी AQ है एक्वस, इनका जो Ka है, इसका Ka लिखा जा सकता है, मैं उसमें लिख देता हूं H2PO4 माइनस ऊपर, H3O+ ऊपर, नीचे लिख देता हूं H3PO4, ये इसका Ka है। लेकिन ये भी तो एक एसिड की तरह बिहेव कर सकता है H2, क्योंकि इसमें अभी भी H+ है। अगर मैं इस H2PO4 को भी पानी में डालूं, मान लो मैं बाहर से H2PO4 लेकर आया हूं और उसको पानी में डालता हूं, तो ये फिर से H+ देगा और ये बनेगा। ना समझ में आए तो बता देना, थोड़ी जल्दी भी है और थोड़ा कम समझ में आता भी है ये एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि ये इस एसिड का पहला पार्ट था, फर्स्ट डिसोसिएशन था, पहली बार जब इसने H+ दिया। ये दूसरा डिसोसिएशन है, दूसरी बार इसने H+ दिया तो ये रिएक्शन हुई, तो इसलिए इसे Ka2 लिख देते हैं। अब Ka2 में HPO4 माइनस ऊपर आएगा, H3O+ ऊपर आएगा, और नीचे आएगा H2PO4 माइनस। अब इसका तीसरा भी तो पार्ट हो सकता है भाई, एक H और चला गया, एक H पहला स्टेप में पहला H+ चला गया, दूसरे स्टेप में दूसरा H+, ये तीसरा स्टेप भी हो सकता है जिसमें एक और H निकाला जा सकता है, HPO4 माइनस प्लस H2O, एक H और निकाल दो तो ये बन गया PO4 3 माइनस प्लस H3O+, ऐसे। पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। यस सर। यस तो भैया ये बता दिया करो कैसे अंधेरे में कैसे तीर चलाऊं, और ना ये भी नहीं पता कि कौन सुन रहा है, ना ये पता कि किसके समझ आया, तो ऐसे कितनी देर तक समझाऊंगा, इसलिए बताते रहा करो। ये एक और माइनस आ जाएगा, ये एक माइनस तो पहले ही आ गया था, एक प्लस और निकालोगे तो एक माइनस और आ जाएगा, 2 माइनस। अब एक प्लस और निकाला तो 3 माइनस। इसका ये तीसरा स्टेप है, तो ये Ka3 है, PO4 3 माइनस H3O+, और ये HPO4 2 माइनस। ये मैंने 3 स्टेप लिखे। अब आप अगर इस टॉपिक को देखें तो ये थोड़ा बहुत मीनिंगलेस भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कई बार कहा कि हमें ये चीजें समझ के न्यूमेरिकल करने हैं, और जब न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि फिर मैं आपसे कह दूंगा कि
आपको सब याद होगा, मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा कि याद दिलाऊंगा कि उस दिन हमने ये करा था, उस दिन हमने ये करा था। इतनी भी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, हो जाते हैं, पहले भी मैंने आपसे करा, आपको कराए हैं। अब ये देखिए, अब इस जगह को ऐसे कर दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर हम ये तीनों रिएक्शन एक ही स्टेप में लिखते हैं, ओवरऑल डिसोसिएशन, तीनों को एक ही स्टेप में, तो H3PO4, अब 3H प्लस निकालने हैं तुम्हें, एक साथ 3, तो 3H2O लिखना, एक H2O एक H प्लस लेगा, 3H निकालोगे एक साथ तो 3H प्लस 3H2O की जरूरत पड़ेगी, ये तीनों को यहां डाल दो, तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, PO4 3 माइनस ये तीनों H निकल गए एक साथ, और ये 3 बनेंगे H3O प्लस। याद रखना कि जो पानी है यहां पर वो लिक्विड है, तो पानी के अलावा बाकी सबको लिखना है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे आएगा Ka, इसमें 1 2 3 मत लिखिए, पूरा है एक साथ Ka, तो Ka जो है वो PO4 3 माइनस और H3O प्लस की क्यूब, नीचे आएगा H3PO4 ऐसे। अब ये देखिए कि अगर मैं Ka1 की मल्टीप्लाई Ka2 और उसकी मल्टीप्लाई Ka3 से करता हूं, तो ये Ka आने वाला है। Ka1 कितना है, ये रहा H2PO4 माइनस और H3O प्लस डिवाइड बाय H3PO4 मल्टीप्लाई Ka2 HPO4 माइनस H3O प्लस H2PO4 माइनस Ka3 हो रहा ऊपर, PO4 3 माइनस H3O प्लस डिवाइड बाय HPO4 2 माइनस, और ये इक्वल्स टू किसके आ रहा है, देखिए ये कटा, ये यहां से ये कटा, 3 तो हो गए H3O प्लस, उसे देखिए Ka के इक्वल आएगा, ये Ka से मिलाना है। Ka में ऊपर क्या है, ये जो ओवरऑल है, ऊपर है PO4 3 माइनस, यहां भी ऊपर क्या बचा है, ये 3 बचे हैं, ये 3 है, नीचे सिर्फ बचा है H3PO4, तो K1 K2 K3 इक्वल्स टू K क्या है, क्या ये इसी एसिड से करना है या और भी कुछ है, इसी एसिड से करना है बस, H3PO4 से। अब ये समझ लेना है बस कि अगर हमें कभी भी किसी एसिड का स्टेप वाइज आयोनाइजेशन दिया हो, स्टेप वाइज आयोनाइजेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे, या स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अगर मुझे किसी भी एसिड का स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तो मैं उन तीनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकता हूं। कितना आसान लगता है ये सुनने में भी। इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा है बस, इस एग्जाम्पल में ये स्पेशलिटी है, इसमें 3 एस थे तो स्टेप भी 3 थे, तो हमने ये समझ लिया है कि स्टेप वाइज अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हो तो तीनों की मल्टीप्लाई करने से Ka निकलेगा ओवरऑल। अंतर ये है ये पढ़ के इसे करने में कि अगर डायरेक्ट आपसे कोई कहे कि K1 K2 K3 तो आपको समझ ही नहीं आएगा K1 K2 K3 क्या चीज है। अब आपको समझ में आ रहा है कि स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये ओवरऑल है, तो ओवरऑल और स्टेप वाइज में क्या अंतर है ये बताया जा रहा है। आगे समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और करना ही क्या है हमें क्लास में, समझना समझाना ही तो है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट।
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। ले लिया सर। जी कॉमन आयन इफेक्ट पे भी न्यूमेरिकल ही आएगा, जो मैं ही कराऊंगा, यानी मैं ही बताऊंगा और मैं ही समझाऊंगा, सबसे आएगा एक एक दो दो, तो आप उसका वेट कीजिए, बस एक दो दिन की बात है। भाई ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ये ऑफलाइन में बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि तो मैं ऑफलाइन वाले तरीके से ही समझा रहा हूँ, है सुनना। उसमें बोल के ज्यादा समझाया जाता है ना, इसमें ज्यादातर लिखना होता है। तो उसी तरीके से समझाऊंगा, समझना। अरे समझने वाला बच्चा ना ऑनलाइन ऑफलाइन किसी में भी समझ लेता है। देखिए, अगर मैं किसी दिन वो बॉल फेंकने वाले एग्जाम्पल से समझना, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है या नहीं समझा हुआ है तो मैं उसको कैसे समझाऊंगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन देखी है वो बॉल वाला एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास, तो समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं 40 बॉल लेके या 100 बॉल लेके, 40 क्या 100 बॉल लेके सामने भगवान को चैलेंज करूं कि मैं आपकी तरफ बॉल फेंकूंगा और आपकी छत पर बॉल इकट्ठी कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं मैं वापस फेंक दूंगा, इकट्ठी होने ही नहीं दूंगा, तो समझना कि वो भगवान है, तो भगवान बहुत तेज है कोई भी रिएक्शन करने में। तो मैंने बॉल फेंकनी स्टार्ट की, पहली बॉल ही फेंकी थी कि भगवान ने उसी स्पीड से बॉल वापस फेंक दी, एक बॉल भी इकट्ठी नहीं हो पाई। हालांकि जब भगवान ने बॉल जितने में वापस फेंकी, मान लो मैंने भी एक पहुंचा दी, लेकिन मैं एक से ज्यादा तो नहीं पहुंचा पाया। शुरू में ही भगवान ने उसी रेट से बॉल वापस फेंक दी। ऐसे इमेजिन की वो ऐसे फेंकी मैंने और वो ऐसे ही वापस आ गई, दूसरी में उठा भी नहीं पाएगा फेंकने के लिए। तो जब सामने वाला पर्सन बहुत रिएक्टिव होता है, जब प्रोडक्ट यानी कि भगवान काफी रिवर्स में भगवान रिएक्शन को तेजी से कर सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है जब सामने वाला आदमी बहुत तेज होता है। अब यहां सामने वाला आदमी का क्या मतलब है, आप समझ ही रहे हैं कि सामने प्रोडक्ट होता है, ये मैं रिएक्टेंट हूं और सामने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मेरी तरफ आएगा और मैं उसकी तरफ जाऊंगा। तो सामने वाला आदमी अगर बहुत तेज हो, बहुत रिएक्टिव हो, भगवान की तरह हो, तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है। ये पहली स्टोरी है। दूसरा पार्ट सुनना, हमारा टॉपिक क्या है, तो पिछला पार्ट है जो हम पहले से ही यूज करते हैं। अगर मैं भगवान को भी थोड़ी सी बॉल शुरू में ही दे दूं, जैसे मेरे पास 100 है, भगवान बिल्कुल खाली नहीं है, भगवान के पास 2 बॉल है, 2 से ज्यादा हो चलेगा लेकिन 2 है मान लो। अगर मैं भगवान को पहले से ही बॉल दे दूंगा तो फिर इक्विलिब्रियम और भी जल्दी अटेन होगा, क्योंकि भगवान के पास भी फेंकने के लिए बॉल है, मैं एक फेंकूंगा वो भी फेंक देंगे। समझ लो ना मेरी बात को, कि अगर आप प्रोडक्ट की साइड पहले से ही कुछ अमाउंट रख देंगे तो इक्विलिब्रियम और भी जल्दी अटेन होगा। ये यहां समझना। अब मुझे बताना यहां पर, कभी मैं इसे समझा पाऊंगा, और अगर आपने ये बात बता दी तो समझ लो हमने समझ लिया टॉपिक। इसके आगे नहीं कुछ करना पड़ेगा, बस मैं लिखूंगा। देखो ये एक वीक एसिड है, समझना मेरी बात को। मैंने इसे पानी में डाला, पानी ने इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, सब कुछ एक्वस है, पानी लिक्विड है, ऊपर लिख दिया है मैंने। तो वीक एसिड जो होते हैं ना, मैंने आपको एक दिन समझाया था कि वीक एसिड में इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है। वीक एसिड जैसे ही टूटना स्टार्ट करता है, आयन जल्दी ही उसी रेट से जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए ये एसिड वीक है।
क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, इसमें इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है, तो आयन कम बनते हैं, इसीलिए हम इसको वीक एसिड बोलते हैं। तो वीक एसिड वैसे भी जल्दी ही इक्विलिब्रियम अटेन करता है, इक्विलिब्रियम अटेन फास्ट। वीक एसिड में इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है। एक मिनट रुक जाना। अब ये देखते हैं कि मैंने यहां पर 0.05 मोल, जब भी मैं इसके नीचे कुछ लिखता हूं तो वो मोल्स ही होते हैं, इतना इथेनॉइक एसिड लिया है। किताब ने इसी से समझाया, मैं भी आपको इसी से ही समझा रहा हूं। 0.05 आपने मोलर इथेनॉइक एसिड लिया। इथेनॉइक के नंबर ऑफ मोल्स हैं, आप संख्या पे मत जाइए, आप सिर्फ अपनी बात समझिए, ये अमाउंट है इथेनॉइक एसिड की। तो 0.0 ये शुरुआत में मैंने नहीं लिया है, लेकिन अगर मैं शुरुआत में ही इथेनॉइक एसिड ले लूं और साथ साथ एसीटेट आयन भी ले लूं, एसीटेट आयन है 0.05 शुरू में ही ले लिया, मतलब रिएक्शन शुरू अब होगी, मैंने पहले ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, थोड़ा सा कहीं से लिया है और ये नहीं लिया है, लेकिन फिर भी इसके लेने से कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। आप मुझे बताएंगे दोनों में से किस केस में, अगर आपने मेरी बात को समझा है जो मैंने समझाई थी, दोनों में से किस केस में इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा, बताइए। सर फर्स्ट केस में। सोच के बताओ फिर से भाई, बाकी बताओ, क्या मैं इसे अकेले पढ़ा रहा हूं क्या इतनी रात को? किस केस में इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा, जल्दी बताओ। अच्छा इन केस ऐसे बताओ, ये एथलीट है, ये एक बच्चा है, चलो एथलीट ले लो, चलो ये बच्चा ले लो, ये बच्चा है, इसके 40 बॉल है, शुरू है, ये शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग। तो बच्चा तो रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को, और ये एथलीट है, और एथलीट पर एक भी बॉल नहीं है। बच्चा फेंकना स्टार्ट करेगा, जब मैं कहूं कि अब स्टार्ट किया है तब मानना, अभी कुछ नहीं हो रहा है। अब अगली बार मैं बच्चे को 40 बॉल देता हूं, ये नेक्स्ट टाइम है, ये किसी और दिन की बात है, और एथलीट को दे देता हूं 4 बॉल, 4 बॉल एथलीट को भी दे दिया मैंने, उसे बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा है। चलो मान लो दोनों रिएक्शन स्टार्ट होती हैं एक टर्म से, तो किसमें इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा, बताओ। फिर मैं इसे दोबारा समझा दूंगा तो फायदा क्या होगा उससे, मैं ही समझाऊंगा, मैं ही बताऊंगा, तो इसलिए कह रहा हूं बता दो। भाई ऐसा है कि चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, जैसे भी आप समझना हो आप समझ लेना। देखो ऐसा है कि अगर पहले से ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो ऐसा होता है कि रिएक्शन अगर स्टार्ट होगी फॉरवर्ड में, स्टार्ट हुई है अब, तो फॉरवर्ड में स्टार्ट होती है, ये दोनों बनते हैं, ये दोनों बनते हैं, फिर ये रिएक्शन रिवर्स में जाती है। तो जब ये रिवर्स में जाती है तो रिवर्स को थोड़ा टाइम लगता है, मान लो मे बी 2 मिनट लग रहे होंगे इक्विलिब्रियम अटेन करने में, यानी
उतनी देरी में जितनी तेज फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी ही देर में रिवर्स को होने में 2 मिनट लग जाते होंगे, यानी इक्विलिब्रियम अटेन होने में शायद 2 मिनट लग जाते हैं। मगर अगर मैं पहले ही प्रोडक्ट की साइड कुछ ऐड कर देता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चलती है, दोनों चीजें बनती हैं। लेकिन क्योंकि पहले से ही कुछ एसीटेट आयन मौजूद है तो H प्लस को एसीटेट आयन मिलने में और रिवर्स रिएक्शन को होने में आसानी होती है। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि मान लीजिए कि आप कोई साइकिल बना रहे हैं और आपके पास 4 टायर हैं, आप ऐसे तेजी से टायर उठाते हैं और तेजी से हैंडल, और आपके पास एक हैंडल है। तो आप मान लीजिए अंधेरे में हैंडल ढूंढ रहे हैं, टायर ढूंढ रहे हैं, फिर उन्हें जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको टायर 40 दे दूं, बेशक हैंडल एक ही है, लेकिन फिर भी इस बार आपको हैंडल में तो टाइम लगेगा ढूंढने में, लेकिन टायर जल्दी मिलेगा क्योंकि चारों तरफ टायर फैले हुए हैं। तो ऐसा है कि जब ये फॉरवर्ड में स्टार्ट होती है तो दोनों चीजें बनती हैं, ये भी जीरो नहीं रहता फिर। लेकिन एक चीज पहले से ही मौजूद है और बन भी रही है, यानी इसकी अमाउंट अच्छी खासी है। तो H प्लस को इसे ढूंढने में परेशानी नहीं होती है, जल्दी मिलेगा फिर H प्लस को, कुछ तो फर्क पड़ेगा ऊपर के मुकाबले। तो बैकवर्ड रिएक्शन को होने में आसानी होगी अगर आप पहले से ही थोड़ा बहुत ये डाल देंगे। तो इसलिए इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा नीचे वाले केस में। यानी कि ऐसा होगा कि एसिड टूटना स्टार्ट करेगा, X टूटा, X टूटेगा तो X ही ये बनेगा, तो 0.05 में X जोड़ दीजिए और ये X, भाई 0.05 तो पहले ही था, X अब बना है इक्विलिब्रियम अटेन होते होते, और ये भी X बना है। ये बराबर बनते हैं। अगर ये एक टूटेगा तो ये एक बनेगा और ये एक, और टूटेगा कब? इक्विलिब्रियम अटेन होने पर। क्या मतलब? इक्विलिब्रियम अटेन होने तक ये X कम हो चुका है, 0.05 में से X जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन होने तक प्रोडक्ट में बदल चुका है। क्या अब नहीं बदल रहा है? अब भी बदल रहा है, लेकिन अब तो दोनों रिएक्शन सेम स्पीड से हो रही है तो कोई अंतर नजर नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम अटेन होने तक ये X टूटा तो ये भी X बनेगा और ये भी X, 0.05 पहले से था। अब आपको समझनी सिर्फ इस पूरे केस में एक बात थी कि X जो है ना, X है अमाउंट या मोल्स ऑफ CH3COOH डिसोसिएट। कितने मोल CH3COOH के डिसोसिएट हुए हैं एट इक्विलिब्रियम पर? तो ये तो कम हो जाएंगे। और वैसे भी वीक एसिड जो है उसमें X कम ही होता है, यानी वो कम ही टूट पाता है। और क्योंकि यहां पहले से प्रोडक्ट मौजूद था तो X, यानी अब तो ये और भी कम टूट पाया है। स्टार्ट ही हुई थी रिएक्शन, X 1-2 हुआ ही था, टूटना स्टार्ट ही किया था कि बहुत जल्दी ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो यहां हमको ये समझना है कि अगर आप पहले से, अब मैं यहां लिख के बताता हूं कि क्या समझना है। अगर आप प्रोडक्ट साइड में पहले से कंसंट्रेशन ऐड कर देंगे तो अगर आप प्रोडक्ट साइड में पहले से कंसंट्रेशन ऐड कर देंगे तो इक्विलिब्रियम और जल्दी अटेन होगा। तो इक्विलिब्रियम और जल्दी अटेन होगा। और ऐसे में X की वैल्यू ना के बराबर हो जाएगी। तो जल्दी अटेन होने से ना के बराबर कैसे हो गई? क्योंकि वैसे भी वीक एसिड में X कम ही होता है, अब भी कम ही होता है इस केस में भी।
लेकिन अब तो और भी कम हो गया है x, क्योंकि पहले से आपने कॉमन आयन ऐड कर रखा है। तो ऐसे में x की वैल्यू x की वैल्यू ना के बराबर हो जाती है। तो फिर होता ऐसा है कि आप 0.05 प्लस x को 0.05 ही मान सकते हैं, और क्योंकि x बहुत ही कम है तो ऐड करने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और 0.05 माइनस x को भी ऑलमोस्ट 0.05 ही मान सकते हैं। तो अगर आप मैं इसका के ए लिखूं तो के ए जो आएगा इसका वो प्रोडक्ट ऊपर आता है, तो प्रोडक्ट है 0.05 प्लस एक्स, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, और मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाय 0.05 माइनस एक्स। तो ये प्लस एक्स जो है, ये एक्स बहुत छोटा है, तो आप इसमें अगर एक्स ऐड करेंगे तो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करेंगे तो भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों ही लगभग 0.05 के बराबर है, तो न्यूमेरिकल में वो इसे ऐसे काट देंगे ये मान के कि ये दोनों वैल्यू बराबर है, और उसमें दिया होगा कि पहले से ही प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन मौजूद थी, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज लगभग बराबर है। तो आपका जो एक्स है वो सीधा के ए के इक्वल हो जाएगा और न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा। तो जब भी आप प्रोडक्ट साइड में कॉमन आयन ऐड करते हैं, कॉमन आयन का मतलब है कि वही आयन ऐड करना है जो एसिड में पहले से मौजूद है। तो एसिड में एसीटेट आयन मौजूद है और H प्लस, तो इन दोनों में से ही किसी को बर्तन में ऐड करना है। तो कॉमन आयन इनसे कॉमन, मतलब ऐसी चीज नहीं ऐड कर देनी है जो इसमें है ही नहीं, इसमें जो आयन है उसी को बर्तन में डाल देना है, यानी इसको भी डाल देना है, साथ में इसी का ही एक आयन बर्तन में डाल देना है। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। यस सर। अरे भैया तुमने तो मेरा सांस फुलवा दिया। रुको पहले मैं देखूं कितने टॉपिक बचे हैं, फिर बताता हूँ अगली क्लास में क्या करना है। तो के एंड के भी कॉमन आयन इफेक्ट मैंने बता दिया है। एक हाइड्रोलिसिस, एक बफर सॉल्यूशन, 3 बचे हैं। हाँ तो ये 3 हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। फिर एक क्लास ऐसी कर लेना, कभी देखते हैं संडे में ही, जो न्यूमेरिकल के लिए कर लेते हैं हम। तो इससे हमें अगले हफ्ते, यानी कितनी तारीख होगी अगले हफ्ते, फरवरी 17 आज, या फरवरी, यानी कि हम अगले 20 तारीख के बाद से 21 से हम वो पढ़ सकते हैं, क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन। तो जितना भी हो जाएगा तेजी से कराऊंगा मैं, लेकिन भाई समझो हमारे भी थोड़े हाथ बंधे हुए हैं, कितनी तेज समझा सकते हैं किसी चीज को। चलो जी ठीक है, बाय। परसों मिलना, अगर एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो तो मैं सुबह में दे सकता हूँ, नो डाउट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक आध दिन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी या क्लास छोड़नी पड़ेगी। इवनिंग में भी मैं ले लूँ, लेकिन इवनिंग में मेरी क्लास हो रही है अब ऑफलाइन पूरे टाइम, तो सर कैसे ले ले? लो सर, एक्स्ट्रा क्लास जितना हो सके है। तो हाइड्रोकार्बन में ले लूंगा, मॉर्निंग में ले लेता हूँ, या जिस दिन मॉर्निंग में खाली हो उस दिन बताओ, 1-2 दिन का टाइम ले लो, मैं बता देता हूँ कि इस दिन रख लेते हैं। सर आप हैं? ले लो जब भी लेनी है, इन केस टाइम नहीं भी हुआ तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे फिर। हाँ, और फिर कोई आए नहीं तो 2-3 जने ही आए तो मैं बोलता रहूँ उसमें।